जैसे कि हमने लास्ट जो हमारी क्लासेस थी उसमें जो हमारी यूनिट थी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो फर्स्ट यूनिट हमारे सिलेबस में दी हुई है पॉलिटिकल ट्रेडिशंस की, पॉलिटिकल थियरी की, जिसके अंदर पहले कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, वो वाला। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल ट्रेडिशंस का। ठीक है, तो आज हम पॉलिटिकल ट्रेडिशन के जो 4 ट्रेडिशन है, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, वो कवर अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बची हुई जो 4 ट्रेडिशन है वो कवर अप करवा दूंगी मैं। चलो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला आता है जो लिबरलिज्म की ट्रेडिशन है वो। ठीक है, तो लिबरलिज्म मतलब होता है लिबर्टी, लिबर्टी से रिलेटेड है लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरल आइडिया रिजल्टेड फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप एंड ग्रोथ ऑफ मार्केट कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। जब लिबरलिज्म नहीं आया था उससे पहले यूरोप के अंदर फ्यूडलिज्म था, जिसमें जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उसके जो उनके जो नौकर होते थे जिन पे वो राज किया करते थे। ठीक है, उसके बाद लिबरल थॉट आए थे जो फ्यूडलिज्म को ब्रेक करने के लिए, उस फ्यूडलिज्म को यूरोप से हटाने के लिए। उसके बाद लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी आ गई थी यूरोप के अंदर। और जो लिबरलिज्म है वो मार्केट कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को सपोर्ट करता है। लिबरलिज्म इंसिस्टेड ऑन द आइडिया ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी की आइडिया पे इंसिस्ट करता है कि किसी भी टाइप की रेस्ट्रेन ना हो हमारे फ्रीडम के ऊपर। ठीक है, लिबरलिज्म इवॉल्व इन द वेस्ट इन लेट 17th सेंचुरी। लिबरलिज्म वेस्ट के अंदर 17th सेंचुरी के अंदर आया था, लेट 17th सेंचुरी। इसकी ये भी पूछ ली जाती है कब आता है, कब आया है। ठीक है, अब जो लिबरलिज्म है उसके अंदर 3 मेन उसकी स्ट्रीम्स हैं। एक है क्लासिकल लिबरलिज्म, सेकंड है मॉडर्न लिबरलिज्म जिसे पॉजिटिव लिबरलिज्म भी बोलते हैं, और थर्ड है कॉन्टेम्प्रेरी लिबरलिज्म जिसे नियो लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस पे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर क्या क्या है। ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म हैज़ 2 मेन डायरेक्शन। जो क्लासिकल लिबरल थे उनकी 2 डायरेक्शन है। पहली है इंडिविजुअलिज्म, कि वो इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, इंडिविजुअल को एक रैशनल क्रिएचर मानते थे। ठीक है, एज अ रैशनल क्रिएचर, जिसे मतलब ये पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल को बहुत रैशनल मानते थे, और सोसाइटी को लाइक एक एटोमिस्टिक सोसाइटी जिसमें इंडिविजुअल है उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में ही सोसाइटी का इंटरेस्ट है, ये बिलीव करते थे। इट इंसिस्ट इंडिविजुअल एज अ रैशनल बींग। ओके, उसके बाद रैशनल बींग आता है कि मतलब तार्किक सत्ता, तार्किक जो शक्ति होती है इंसान के अंदर वो है, उसे पता है कि मेरा अच्छा क्या है मेरा बुरा क्या है। ठीक है, स्ट्रांगली बिलीव इन द मार्केट मॉडल सोसाइटी। वो जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो बिलीव करते, जो क्लासिकल लिबरलिज्म की इंडिविजुअलिज्म ब्रांच है वो बिलीव करती है मार्केट मॉडल सोसाइटी में, जिसमें कि जो भी फोर्सेस हैं वो मार्केट कंट्रोल करेगा। ठीक है, इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं करेगा या स्टेट कंट्रोल नहीं करेगा। कंसिडर इंडिविजुअल एज एटोमिस्टिक, कि इंडिविजुअल एक एटोमिस्टिक बिहेवियर है, मतलब वो फ्री है, इंडिविजुअल है, उसके साथ में पूरी सोसाइटी का कोई इंटरेस्ट वो नहीं है, वो एक एटम की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये कहता है। उसके बाद आता है क्लासिकल लिबरल्स बिलीव स्टेट एज अ नेसेसरी इविल। जो क्लासिकल लिबरल्स थे वो बिलीव करते थे कि स्टेट एक नेसेसरी इविल है, मतलब होना चाहिए, बट वो किसी भी टाइप की पर्सनल प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट। ठीक है, इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद वो स्टेट को नाइट वॉचमैन बोलते थे, नाइट वॉचमैन। ठीक है, उसके बाद है इसके एक्सपोनेंट कौन कौन आते हैं, ये हैं हमारे जॉन लॉक हैं, एडम स्मिथ हैं, जीन बैप्टाइज से हैं, डेविड रिचार्डो हैं, देन उसके बाद है हर्बर्ट स्पेंसर। और जो जॉन लॉक हैं उन्हें हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के फिलोसफर कहते हैं। ओके, जॉन लॉक के बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे, और इनकी कुछ इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बुक है 2 ट्रीटीज़, ट्रीटीज़ ऑफ सिविल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, ठीक है, ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। उसके बाद में इन्होंने जो ये 2 ट्रीटीज़ ऑफ सिविल गवर्नमेंट है इसके अंदर इन्होंने जो
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसका यूज़ करके नेचुरल राइट को इम्पोर्टेंस दी और स्टेट को एक नाइट वॉचमैन की मतलब एक लिमिटेड स्टेट के लिए उसमें लिखा है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, इन्होंने ये भी एडवोकेट किया है, ठीक है। उसके बाद आता है यूटिलिटेरियनिज्म की जो ट्रेडिशन है। यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब कि जब ज़्यादा लोगों की भलाई की बात आती है तो एक इंडिविजुअल की जो कोई भी इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है, ठीक है। और जो ग्रेटेस्ट हैप्पी मतलब ग्रेटेस्ट नंबर की बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म में वो कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की बात की जाएगी, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो यूटिलिटेरियनिज्म वो कहता है कि ज़्यादा जिन जो इंटरेस्ट है वो देखा जाएगा, और अगर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, उसका हित कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हैप्पीनेस इज़ डिफाइंड इन द बैलेंस ऑफ प्लेजर ओवर द पेन। इनका मानना है कि जो भगवान ने मतलब इंसान को बनाया है तो इंसान हमेशा कुछ भी करता है वो बैलेंस पहले ये देखता है किस में ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब प्लेजर किस में है और किस से हमें पेन मिल रहा है, तो इंसान वही काम करेगा जिससे हमें प्लेजर मिले। तो ये कहते हैं कि एक बैलेंस ऑफ प्लेजर ओवर द पेन, कि प्लेजर का बैलेंस होना चाहिए पेन के ऊपर, तो हैप्पीनेस तभी है, ठीक है। उसके बाद इसके एक्सपोनेंट आते हैं जेरमी बेंथम, जे.एस. मिल, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इससे पहले एक ये एडम स्मिथ की एक इम्पोर्टेंट बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, और दूसरी है द थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इनकी, जिसमें इन्होंने इनविजिबल हैंड की बात की, जो मार्केट फोर्सेस के मतलब मार्केट फोर्सेस जो रेगुलेट होती है वो एक इनविजिबल हैंड के थ्रू रेगुलेट होती है। ये क्वेश्चन बहुत करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा जो मॉडर्न लिबरलिज्म है, और जिसे हम पॉजिटिव लिबरलिज्म, जो क्लासिकल लिबरलिज्म था वो नेगेटिव लिबरलिज्म है, क्योंकि वो फ्रीडम को अनरेस्ट्रेन्ड मानता है कि फ्रीडम के ऊपर किसी की कोई रेस्ट्रेन नहीं है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो पॉजिटिव लिबरलिज्म है, वो फ्रीडम का एक पॉजिटिव व्यू लेता है, ठीक है। और जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो लेट 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। दिस स्ट्रीम ऑफ लिबरलिज्म कंसिडर स्टेट रोल एज पॉजिटिव, स्टेट का रोल भी ये पॉजिटिव कहते हैं। ये कहते हैं कि मतलब स्टेट ये नहीं है कि इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट अगर मतलब किसी का हित कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, किसी का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो स्टेट इंटरवीन करेगा उसमें, ठीक है, ताकि हर किसी को इक्वली हर चीज़ मिल सके। और ये मतलब कि लाइक वेलफेयर स्टेट की भी बात करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्टेट वेलफेयर के लिए काम करता है इन लोगों के। ओके, ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है एडवोकेटेड वेलफेयर स्टेट, ठीक है। इसके अंदर और जो ये है ये मतलब कि जो नेगेटिव लिबरलिज्म था, क्लासिकल लिबरलिज्म, वो कहते हैं कि उससे जो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी, एक लाइक डिफरेंस क्रिएट हो गया था हैव्स और हैव नॉट के बीच में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हैव्स और हैव नॉट मतलब एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो गया था सोसाइटी के बीच में, जो इनकम है वो ओनली कैपिटलिस्टिक के हैंड, कैपिटलिस्ट जो क्लास है उसके हैंड में चली गई थी। इसलिए ये वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, जहाँ स्टेट एक टाइप से टैक्स लगाता है जो अमीर लोग होते हैं और उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, वेलफेयर की काम करता है लोगों के लिए, ठीक है। तो जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो पॉजिटिव लिबरलिज्म है, जहाँ पे स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसके बाद इसके एक्सपोनेंट आते हैं टी.एच. ग्रीन, एल.टी. होबहाउस, देन हरोल्ड जे. लास्की, देन आर.एच. टाने एंड जॉन रॉल्स, ठीक है। जो टी.एच. ग्रीन है ये ब्रिटिश फिलोसफर थे, और इन्होंने जो लेजिस्फेयर की लिमिटेशन है उन्हें हाईलाइट किया था, ठीक है।
उन्हें मतलब क्रिटिसाइज़ किया था, उसकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा थी। लेजिस्फेयर जो डॉक्ट्राइन थी, लेजिस्फेयर मतलब होता है अनरेस्ट्रेन्ड मार्केट फोर्सेस, जहाँ पे स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता और मार्केट अपने आप को खुद रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद है आर्ग्यू मैन एज अ सोशल क्रिएचर। ये लाइक एरिस्टोटल की जो डिक्टम थी उस पर बिलीव करते हैं कि मैन एक सोशल क्रिएचर है, सामाजिक प्राणी है, ठीक है। वो बिना स्टेट के नहीं रह सकता, मैन एटोमिस्टिक नहीं हो सकता, इनका ये कहना था, मैन कैन नॉट बी एटोमिस्टिक, ठीक है। तो इन्होंने फिर कहा है कि मैन एक सोशल क्रिएचर है, सोशल मतलब एनिमल है, ठीक है। उसके बाद इनके वर्क आते हैं लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है जिसमें इन्होंने लेजिस्फेयर को क्रिटिसाइज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्टेम्प्रेरी लिबरल्स, जो नियो लिबरल्स हैं। ये नियो लिबरल जो है वो रोल बैक टू क्लासिकल लिबरलिज्म, जिसे हम नियो क्लासिकल लिबरलिज्म भी बोल देते हैं और लिबर्टेरियनिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है। इनका मानना है कि स्टेट का जो इंटरवेंशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हमें रोल बैक करना पड़ेगा वापस जो क्लासिकल लिबरलिज्म था उस पे, ठीक है। उसके बाद आता है इट सीक्स टू रिस्टोर लेजिस्फेयर इंडिविजुअलिज्म। जो लेजिस्फेयर की पॉलिसी थी क्लासिकल लिबरलिज्म में, उसे दोबारा रिस्टोर करने की बात करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आता है इट डिनाउंस द वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट को डिनाउंस करते हैं, कहते हैं कि लाइक हर किसी को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। जो कैपिटलिस्टिक है वो ज़्यादा मतलब अपने माइंड से या अपनी कैपेसिटी से अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हर किसी का मतलब किसी का कमाया हम किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। वेलफेयर स्टेट को अपोज करते हैं। उसके बाद है अपोजिस द स्टेट इंटरवेंशन। स्टेट का इंटरवेंशन है उसे भी अपोज करते हैं। कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो स्टेट कंट्रोल करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, उसे भी अपोज करते हैं, ठीक है। इसके चीफ एक्सपोनेंट आते हैं F.A. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, देन रॉबर्ट नॉजिक। ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इनके नाम आप माइंड में ज़रूर रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इनमें से क्लासिकल कौन सा है, कॉन्टेम्प्रेरी कौन सा है, मॉडर्न कौन सा है, ठीक है। जो F.A. हेयक है वो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने अटैक गवर्नमेंट इंटरवेंशन एज उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो एक टोटलिटेरियन स्टेट की तरह बिहेव करता है, जिसमें इंडिविजुअल की फ्रीडम है वो बिल्कुल रेस्ट्रेन हो रही है, ठीक है। उनके वर्क थे द रोड ऑफ सर्फडॉम। एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्क था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये किसका वर्क है, ऑफ लिबर्टी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। ये इनकी इम्पोर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट जो आइडियोलॉजी आती है वो कंजर्वेटिज्म की आती है, ठीक है। कंजर्वेटिज्म होता है कि लाइक हमारे कल्चर को हम कंजर्व करके रखेंगे, चेंज के अपोजिट में होते हैं ये। बट कंजर्वेटिज्म में भी काफ़ी ट्रेडिशन है, कोई धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज को मान लेता है, कोई चेंज के बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है। इमर्ज इन लेट 18th सेंचुरी। कंजर्वेटिज्म कब आया था, 18th सेंचुरी के अंदर आया था, ठीक है। एंड अर्ली 19th सेंचुरी एज अ रिएक्शन अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कंजर्वेटिज्म क्यों आया था। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज जो उस टाइम पे हो रहे थे उस वजह से कंजर्वेटिज्म आया था। कंसिडर सोसाइटी एज अ मॉरल कम्युनिटी। उससे पहले सोसाइटी को एक एटोमिस्टिक, एक यूनिट की तरह लेने लग गए थे। एक ऑर्गेनिक जो फीचर होता है सोसाइटी का उसे बिलीव नहीं करते थे इंडिविजुअल, जो लिबरलिज्म था। इसलिए जो कंजर्वेटिज्म आया वो कहता है कि सोसाइटी एक मॉरल कम्युनिटी है, इंडिविजुअल के पास जो भी है वो सोसाइटी ने ही दिया है, ठीक है। हेल्ड टुगेदर बाय द शेयर्ड वैल्यूज़। शेयर्ड वैल्यूज़ है कुछ सोसाइटी की, एंड बिलीव्स
शेयर्ड वैल्यू एंड बिलीव्स एंड फंक्शनिंग एज अ ऑर्गेनिक वोल, कि एक सोसाइटी है वो ऑर्गेनिक एक इंडिविजुअल की तरह काम करती है, जिसके अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, और वो तभी काम करेंगे जब सभी ऑर्गन एक साथ में एक बॉडी एक ऑर्गेनिक वोल की तरह काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद है देर आर फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म। एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म है और एक जो नियो कंजर्वेटिज्म है, इसके दो स्ट्रीम है, ठीक है। अब ट्रेडिशनल के अंदर भी दो स्ट्रीम है, एक है अथॉरिटेरियन और रिएक्शनरी कंजर्वेटिज्म, जो कि बिल्कुल किसी भी टाइप के चेंज को अपोज करता है, ठीक है, जो कि यूरोप के अंदर डेवलप हुआ था। दे आर फर्म सपोर्टर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो फ्लेक्सिबल स्ट्रीम है कंजर्वेटिज्म की, दिस फॉर्म डेवलप इन एंग्लो अमेरिकन वर्ल्ड, एंग्लो अमेरिका वर्ल्ड के अंदर ये डेवलप हुआ था, विच एक्सेप्ट नेचुरल चेंज, कि नेचुरल धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज होगा, उसके बाद जो चेंज होगा वो हम कंजर्व करने के लिए चेंज कर रहे हैं, चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नियो कंजर्वेटिज्म, calls for the restoration of the authority and social discipline and strengthening traditional values and national identity। ये रेस्टोरेशन की बात करता है, जो सोशल डिसिप्लिन, जो सोसाइटी से जो भी डिसिप्लिन आता है, एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी उन्हें स्ट्रेंथ देने के लिए बात करता है, और नेशनल आइडेंटिटी को मानने के लिए बात करता है। उसके बाद इसके एक्सपोनेंट आते हैं एडमंड बर्के, देन थॉमस होब्स, देन मिशेल ऑक्सफोर्ड, देन इरविंग क्रिस्टोल, देन एरिस्टोटल। एरिस्टोटल तो कंजर्वेटिज्म, जो कंजर्वेटिज्म है वो एरिस्टोटल की थॉट से ही लिया गया है, ठीक है। उसके बाद है अयान रैंड, ठीक है, जो हमारे एडमंड बर्ग थे, वो फादर ऑफ एंग्लो अमेरिकन कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं जिन्हें, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, और इनका वर्क है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, ठीक है। इसमें इन्होंने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसको क्रिटिसाइज किया है। रिफ्लेक्शन, रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, ठीक है। उसके नेक्स्ट है सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक सिस्टम अंडर विच द मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोडक्शन आर प्लेस्ड अंडर द सोशल ओनरशिप, अंडर द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी और सोशल ओनरशिप, ठीक है। In order that all the means of social production are deployed for the fulfillment of social needs, ठीक है, कि social needs को fulfill करने के लिए जो means of production है वो public authority के पास हो, वो सिस्टम है सोशलिज्म। सोशलिज्म दो टाइप से अचीव किया जा सकता है, पहला है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म एंड सेकंड है रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म बिलीव करता है कि जो भी चेंज होगा वो ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है, ग्रेजुअल चेंज में बिलीव करता है। और जो रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म है वो एकदम से चेंज में बिलीव करता है, लाइक रिवोल्यूशन में बिलीव करता है, ठीक है। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म के अंदर आते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, फैबियन सोशलिज्म, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, देन रिविजनिज्म। इसमें से मैंने सिर्फ ये दो कवर करवाए हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड फैबियन सोशलिज्म, जो इम्पोर्टेंट है, और इसका सिंडिकलिज्म एंड गुइल्ड सोशलिज्म, ये मैंने दोनों कवर अप करवाए हैं, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। पहला आता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जैसे कि नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है, डेमोक्रेटिक मीन्स जो डेमोक्रेटिक मेथड्स में बिलीव करे, सोशलिज्म लाइक सोशल जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सोशल ओनरशिप के पास हो, पब्लिक अथॉरिटी के पास हो। गिव इम्पोर्टेंस टू डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो डेमोक्रेसी और सोशलिज्म दोनों को इम्पोर्टेंस देता है, इन ऑर्डर टू सिक्योर सोशल जस्टिस को सिक्योर करने के लिए दोनों, जो भी सोशल जस्टिस का गोल है वो डेमोक्रेटिकली भी और सोशली भी, मतलब दोनों को कंबाइन करके जो
हमें चलना है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म सिग्निफाइज द यूज ऑफ डेमोक्रेटिक मेथड फॉर अचीविंग द सोशलिस्ट गोल। जो डेमोक्रेटिक मेथड है उनका यूज़ करना है हमें, ठीक है, सोशलिस्ट गोल को अचीव करने के लिए। इसके अंदर उनके एम क्या क्या है, मतलब उनकी क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, ये आएगा पार्शियल सोशलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहते हैं कि पार्शियल सोशलाइजेशन होना चाहिए, ये नहीं है कि कंप्लीट सोशलाइजेशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी हो ही नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। पार्शियल सोशलाइजेशन होना चाहिए जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद है सेटिस्फेक्शन ऑफ मोरल एज वेल एज मटेरियल नीड। इनका कहना है कि सिर्फ मटेरियल नीड्स को सेटिस्फाई करना मतलब एक इंडिविजुअल की ग्रोथ नहीं हो सकती। इंडिविजुअल की कुछ मॉरल नीड्स भी होती है जिन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ये फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं। देन नो फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। ये किसी भी टाइप की डिक्टेटरशिप को प्रमोट नहीं करते, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, प्रोलिटरेट हो, उसे भी ये प्रमोट नहीं करते। नेक्स्ट है फ्री कंपटीशन फॉर पावर। जो पावर है उसके अंदर फ्री कंपटीशन होना चाहिए, फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है, ताकि जो जिसके जनता का जिसके पास सपोर्ट हो वो पावर में आए। उसके बाद है एक्सपोनेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आर हरोल्ड जे लास्की, और इनकी बुक है लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट 1930 की। देन नेक्स्ट आती है स्टेट इन थियरी एंड प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी याद रखना 1935। और नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1938 की बुक है। इनके अंदर इन्होंने जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसको डिफेंड किया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है EFM डर्बिन, जिनका वर्क है द पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म 1940 की बुक है। इनके अंदर भी इन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जो पॉलिटिक्स है कैसे वर्क करता है वो बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फैबियन सोशलिज्म, ठीक है। फैबियन सोशलिज्म फैबियन सोसाइटी थी इंग्लैंड के अंदर, वहाँ से इमर्ज हुआ था। और जो फैबियन सोशलिज्म सोट टू मेक यूज़ ऑफ सर्विस ऑफ मिडिल क्लास। फैबियन सोशलिज्म कहता है जो मिडिल क्लास है उसे उसकी सर्विस उसे यूज़ किया जाएगा, जो भी चेंज लाने हैं, नए सोशल ऑर्डर बनाना है उसके लिए, ठीक है। जैसे मार्क्स कहते हैं कि हमें वर्किंग क्लास को यूज़ करना है, जो फैबियन सोशलिज्म वो कहता है कि वो मिडिल क्लास को यूज़ करेंगे चेंज करने के लिए। ये भी ग्रेजुअल चेंज में बिलीव करता है, धीरे धीरे चेंज लाने चाहिए। फैबियन सोशलिज्म रिगार्ड द ट्रांजिशन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म एज ग्रेजुअल प्रोसेस। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेबिनिज्म, ठीक है। फेबिनिज्म के एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है इमेंसिपेशन ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल। ये कहते हैं कि जो भी प्राइवेट ओनरशिप है उससे हमें इमेंसिपेट करवाना है पब्लिक ओनरशिप, ठीक है, किसी टाइप की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये कहते हैं। उसके बाद है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर किसी के पास। ये नहीं है कि ओनली एक क्लास के पास ही इक्वलिटी मतलब अपॉर्चुनिटी हो। उसके बाद है डिसएमिनेशन ऑफ सोशलिस्ट आइडिया। जो सोशलिस्ट आइडिया है उनका डिसएमिनेशन करना है, मतलब उन्हें स्प्रेड करना है, ठीक है, हर जगह। उसके बाद आता है यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए। वो मानते हैं कि जो वर्किंग क्लास है उनका इमेंसिपेशन ओनली एजुकेशन से ही हो सकता है, इसलिए वो यूनिवर्सल एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ फैबियन सोशलिज्म आज सिडनी वेब। ये तो फादर भी मतलब मेन फाउंडर हैं फैबियन सोशलिज्म की। उसके बाद है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, देन सिडनी ओलिवर, देन ग्राम वेलास, देन GDH कोल, ठीक है। ये एक्सपोनेंट के नाम याद रखा करो। उसके बाद है सिंडिकलिज्म। ये वाला सोशलिज्म ये रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म में बिलीव करता है, ठीक है, रिवोल्यूशनरी मेथड में बिलीव करता है, मार्क्स की टीचिंग्स में बिलीव करता है, ठीक है। सिंडिकलिज्म ओरिजिनेटेड एज अ ट्रेंड इन फ्रेंच लेबर मूवमेंट। सिंडिकलिज्म फ्रांस से आया है और ये एक फ्रेंच की लेबर मूवमेंट जो हुई थी वहाँ पे एक ट्रेंड चला था जहाँ पे जो लेबर यूनियन है उन्होंने एक फ्यूचर जो सोशलिस्ट ऑर्डर है उसे बनाने के लिए रिवॉल्यूशन किए थे, ठीक है। उसके बाद है सिंडिकलिज्म एक्सेप्टेड द क्लास स्ट्रगल
थियोरी ऑफ द मार्क्स, सिंडिकलिज्म जो क्लास थियोरी थी, क्लास स्ट्रगल थियोरी थी मार्क्स की, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि क्लास थियोरी के अंदर आता है कि एक क्लास है हैव नोट्स जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक है हैव्स जिनके पास सब कुछ है। इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा होता रहेगा, ठीक है, जब तक कि ये डिवीज़न रहेगा। उसके बाद है इट प्रीच अबोलिशन ऑफ पॉलिटिकल स्टेट, ये किसी भी टाइप के पॉलिटिकल स्टेट को अबोलिश करते हैं। ये कहते हैं जो स्टेट है वो ओनली जो एक्सप्लोटेटिव क्लास है, जो कैपिटलिस्टिक क्लास है, उनका एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है इट अर्ज इंडस्ट्रियल एक्शन एज ओनली इफेक्टिव मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंज इन सोसाइटी एंड ट्रीटेड द जनरल स्ट्राइक एज अ मीन्स ऑफ सिक्योरिंग वर्कर कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री। ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एक्शन है, इंडस्ट्री के जो वर्कर जो एक्शन लेंगे उससे ही केवल चेंज आ सकता है, रिवोल्यूशनरी चेंज, ठीक है। और जर्नल स्ट्राइक को ये एक मेथड मानते हैं, वर्कर को जर्नल स्ट्राइक करनी चाहिए जिससे कि जो मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री है, वो वर्कर की कंट्रोल में आ सके। इट इनविसेज अ सोशल ऑर्डर इन विच ऑल द पावर वुड बी गिवन टू द प्रोड्यूसर एंड वुड सर्व एज अ इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी, की सारी पावर प्रोड्यूसर के पास होनी चाहिए। ये नहीं है कि कैपिटलिस्टिक प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो वर्कर है उनके पास सारी पावर होनी चाहिए, ठीक है, ये सपोर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा गिल्ड सोशलिज्म। इमर्ज इन इंग्लैंड, गिल्ड सोशलिज्म इंग्लैंड में इमर्ज हुआ था इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। इट अपहेल्ड द मार्क्सियन एम्फेसिस ऑन द क्लास स्ट्रगल, कि मार्क्स ने जो क्लास स्ट्रगल बताया उसको बिलीव करता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है इट स्टूड फॉर द अबोलिशन ऑफ वेज सिस्टम एंड डिमांडेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्रियल कंट्रोल। ये वेज सिस्टम के खिलाफ में है और कहते हैं कि वर्कर को वेजेस नहीं देनी चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल है उसके अंदर, उनके अंदर उनकी ओनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें हम, नेक्स्ट आता है इट अबोलिश द ओल्ड स्टेट विच इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लोटेशन। एक ये लाइन है कि वो ओल्ड जो स्टेट है उसे अबोलिश करने की बात करते हैं, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है एक्सप्लोटेशन के लिए। और जो गिल्ड सोशलिज्म है वो वर्कर्स की गिल्ड बनाने के लिए काम करता है, ठीक है। गिल्ड्स मतलब होता है एक ग्रुप टाइप होता है, जो कि अलग अलग गिल्ड के पास अलग अलग काम होते हैं, वर्कर का ही ग्रुप होता है, ठीक है, जिनके पास ओनरशिप होती है या वो डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म में वो मार्क्स के आइडियाज से डिराइव हुआ है, जो कार्ल मार्क्स थे उनके आइडिया से। मार्क्सिज्म इमर्ज इन मिडल ऑफ 19th सेंचुरी इन रिस्पॉन्स टू द ऑपरेसिव कंडीशन क्रिएटेड बाय द कैपिटलिस्टिक सिस्टम। जो कैपिटलिज्म की वजह से जो भी ऑपरेसिव कंडीशंस हो गई थी, जिसमें वर्कर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, वर्स्ट कंडीशन थी, तो उस वजह से मार्क्सिज्म आया। मार्क्स ने उन पे लिखा, उन्हें एक साइंटिफिक बेस दिया, और जो मार्क्स है उनके लाइफ के दौरान मार्क्स ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं मानते थे कि मार्क्सिज्म ऐसी कोई आइडियोलॉजी है। उनका खुद का कहना था दैट ऑल आई नो दैट आई एम नॉट मार्क्सिस्ट, उनकी एक खुद की स्टेटमेंट है, ये भी क्वेश्चन में आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद आता है जो मेन टीनेट्स क्या है मार्क्सिज्म के। पहला है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मार्क्स ने हीगल से लिया था। उनका था हीगल का कहना था कि जो भी अर्थ है या कोई भी स्ट्रक्चर है वो आइडिया पे बेस करता है, और आइडिया के अंदर थीसिस होती है, एंटीथीसिस होती है, और इनको मिला के सिंथेसिस बनता है, एंड देन द प्रोसेस कंटिन्यूज। फिर ये थीसिस बन जाती है, इसकी एंटीथीसिस होगी, फिर लास्ट में जो रैशनल ट्रूथ है वो आएगी, ठीक है। इसी हिसाब से मार्क्स कहते हैं जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, मटेरियल है वो वर्ल्ड की असेंस है। मार्क्स का ये कहना था कि सारा वर्ल्ड मटेरियल पे टिका हुआ है, और जो मटेरियल की भी फिर एंटीथीसिस आएगी, तब तक एक रैशनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता, तब तक ये चलता रहेगा। मार्क्स का ये कहना है, ठीक है। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जिसमें वो हिस्ट्री को डिक्टेट करते हैं,
उसके बाद है डॉक्ट्राइन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। वो कहते हैं कि जो भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो यूनिवर्सल है, और जो पूरी हिस्ट्री है उसके अंदर भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमेशा प्रेजेंट है। वो कहते हैं हमेशा दो क्लासेस होंगी, एक जो जिसके पास सब कुछ है, हैव नॉट्स, और एक है हैव्स, जिसके पास सब कुछ है और एक जिसके पास कुछ भी नहीं है। इनके बीच में हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, स्ट्रगल चलता रहेगा, और ये स्ट्रगल तब तक चलेगा जब तक कि क्लासलेस सोसाइटी नहीं आ जाती। ठीक है, उनका ये मानना था। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है वो वर्कर करते हैं। ठीक है, अब जो वर्कर जो सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं वो प्रॉफिट में काउंट होता है, और जो प्रॉफिट है वो कैपिटलिस्ट के पास जा रहा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वर्कर का काम है, तो ये वर्कर के पास प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, तो सरप्लस वैल्यू वो कहते हैं कि ये प्रॉफिट है, ये वर्कर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये कैपिटलिस्टिक का प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद आता है मार्क्सिज्म हैज़ टू ट्रेडिशन। मार्क्सिज्म के अंदर दो ट्रेडिशन है, एक है क्लासिकल मार्क्सिज्म, एक नियो मार्क्सिज्म, जिसे कॉन्टेम्प्रेरी मार्क्सिज्म भी बोल देते हैं कई बार। क्लासिकल मार्क्सिज्म में कंटेन द ओरिजिनल टीनेट्स ऑफ मार्क्स, कि जो मार्क्स के ओरिजिनल जो उनकी राइटिंग्स थी उन पे बिलीव करते हैं। इनके एक्सपोनेंट आ जाएंगे मार्क्स और इंगल्स खुद ही। ठीक है, इंगल्स उनके फ्रेंड थे। उसके बाद है V.I. लेनिन, जो कि रशिया की, जिन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन किया था 1917 में। उसके बाद आता है रोजा लग्जमबर्ग, जो कि पॉलिश मार्क्सिस्ट है। एंड देन माओ सेतुंग, जो चाइनीज़ हैं। ठीक है, ये मार्क्स की ओरिजिनल टीनेट्स हैं, उन पे बिलीव करते हैं। इन्फ्लुएंस बाय द ह्यूमनिस्टिक और यंग मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स है। ठीक है, ये जो मार्क्स यंग मार्क्स है उसकी बातों पे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। यंग मार्क्स मतलब है जो मार्क्स की जो अर्ली राइटिंग है, जो उनके लाइफ टाइम में फिर पब्लिश नहीं हो पाई थी, उस टाइम पे मार्क्स रिवॉल्यूशनरी चेंज में बिलीव करते थे। ठीक है, तो यंग मार्क्स की राइटिंग में बिलीव करते हैं ये। नेक्स्ट आता है जो नियो मार्क्सिज्म है और जो अभी कॉन्टेम्प्रेरी मार्क्सिज्म है। ठीक है, तो नियो मार्क्सिज्म की भी दो स्ट्रीम है, ह्यूमनिस्टिक मार्क्सिज्म एंड साइंटिफिक मार्क्सिज्म। ह्यूमनिस्टिक स्ट्रीम है वो जो यंग मार्क्स के हैं उनकी आइडियाज़ को मेन स्ट्रीम जो क्रिटिकल थियोरी है उसमें डालने का काम करती है। ठीक है, जो यंग मार्क्स के आइडियाज़ हैं उनसे ही जो क्रिटिकल थियोरी है वो इमर्ज हुई थी, जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल है जर्मनी के अंदर, वहाँ से इमर्ज हुई थी। ठीक है, जिसमें क्रिटिकल थियोरी के अंदर लाइक जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं जो किसी भी टाइप के डोमिनेशन को नहीं मानते हैं। ठीक है, मतलब हर टाइप की डोमिनेशन को विरोध करते हैं, उसका अपोजिशन करते हैं। इट डोमिनेट थीम्स लाइक प्रॉब्लम ऑफ एलियनेशन, ये थीम्स प्रॉब्लम ऑफ एलियनेशन जैसी थीम्स को डोमिनेट करता है। एलियनेशन की प्रॉब्लम है लाइक इसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया जाता है कि जो भी प्रॉफिट है वो वर्कर बनाता है। ठीक है, प्रॉफिट है वो वर्कर प्रोड्यूस करता है, बट एक वर्कर है वो खुद ही एलियनेटेड है, मतलब एलियन रहता है उस चीज़ से, उसे पता ही नहीं है कि जो प्रॉफिट है वो मुझे मेरा होना चाहिए, और उसे खुद को ये नहीं पता है कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, वो एक एलियन की तरह ही बन के रह जाता है। ये एलियनेशन की थियरी है। एंड वेज टू द ह्यूमन इमेंसिपेशन, कि ह्यूमन इमेंसिपेशन कैसे किया जाए उसके लिए वेज को ढूंढता है। ठीक है, जो साइंटिफिक स्ट्रीम है नियो मार्क्सिज्म की, वो कंसर्न होती है साइंटिफिक एंड एक्सप्लेनेटरी करेक्टर ऑफ मार्क्सिज्म। जो मार्क्सिज्म की साइंटिफिक करेक्टर है उसकी एक्सप्लेनेटरी की कैसे मार्क्सिज्म को एक्सप्लेन किया जाए, जो चेंजिंग कंडीशंस है उनके अंदर। ठीक है, वो उस पर बिलीव करती है। अभी हमने जो 4 स्ट्रीम की हैं, 4 ट्रेडिशंस की हैं। ठीक है, तो उन पे अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, और इसके बाद जो ट्रेडिशन है उनकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो
इनके ऊपर क्वेश्चन है वो मैं जब ये यूनिट पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं 100 क्वेश्चन करवा दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे साथ पूरा रिवीजन कर सकते हैं। जो हमारा ये यूजीसी नेट आ रहा है बहुत कम टाइम है, मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जुड़े। उसके बाद मैं ऐसे कंप्यूटर को पढ़ाते हुए भी अच्छी नहीं लगती तो आप जितना सपोर्ट करेंगे मैं फिर लाइव क्लासेस लेने लग जाऊँगी, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो इसका PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, ठीक है। थैंक यू ऑल, विश यू अ वेरी हैप्पी डे।